तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं जो हिंदी में क्लास 10th में गद्य और पद्य के इतिहास से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, जो बच्चे जिसमें परेशान रहते हैं, लेकिन वो उतना ही महत्वपूर्ण होता है कि बच्चों में हमेशा से कहते आता हूँ कि अगर आप किसी भी पेपर में हिंदी हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, आप अपना बहुविकल्पीय प्रश्न सारा का सारा सही कर देते हैं तो आप एग्जामिनर के सामने अपनी एक 100% अच्छी इमेज तैयार कर लेते हैं। तो आज हम लाए आपको हिंदी के गद्य और पद्य से इतिहास संबंधित, यानी कि जो आपके 6 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, सारे प्रश्न यहीं पर 15 मिनट के वीडियो में कवर हो जाएंगे अगर आप ध्यान देंगे तब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। 24 मार्च को पेपर में इससे अगर बाहर से आ गया, मैं यूट्यूब पर पढ़ाना छोड़ दूंगा। मैं अपना सारा एक्सपीरियंस इस समय आपको दे रहा हूँ, जितने अनुभव है, जितना पेपर एनालाइज में कर पाया हूँ, जितना सोच पाता हूँ, उस हिसाब से आपको इंपॉर्टेंट निकाल के दे रहा हूँ। इतना गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप इस पेपर को जो क्वेश्चन हम यहाँ पर लेके आए हुए हैं इनको पढ़ लेते हैं, इसके आगे आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए जो हिंदी के गद्य और पद्य के इतिहास से संबंधित होते हैं। तो चलिए आपके समय को बिना बर्बाद किए पहले प्रश्न पे हम आते हैं। सबसे पहले हम कुछ युग होते हैं, हमारे काल का विभाजन किया गया है, तो उस काल के विभाजन को हम पढ़ते हैं। तो इसमें भी शताब्दी पूछता है, जो शताब्दी आप देख रहे हैं। तो पहला है पूर्व भारतेंदु युग, तो 13वीं शताब्दी के मध्य से 1668 ईस्वी तक पूर्व भारतेंदु युग चलता है। फिर भारतेंदु युग 1668 से 1900 ईस्वी तक। फिर द्विवेदी युग 1900 से 1922। अब द्विवेदी युग में दो चीज़ें मिलती हैं। कहीं कहीं बच्चे द्विवेदी युग में देखते हैं कि सर हमारे स्कूल में या विद्यालय में लिखवाया गया है कि 1900 से 1919। तो ध्यान रहे पेपर में अगर ये आता है 1900 से 1919 या 1900 से 1922, दोनों ही सत्य है। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में आएगा, तो दोनों में से जो भी आएगा आप उसको टिक कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। शुक्ल युग का समय तो 1919 से 1938 तक बच्चों। शुक्लोत्तर युग का समय 1938 से 1947 तक। फिर आता है हमारा लास्ट में स्वतंत्र युग। तो स्वतंत्रता हमें कब मिली थी, ये तो सबसे इजी याद करने का ट्रिक है। स्वतंत्रता कब मिली थी? 1947 में। और कब तक रही? आज तक है। तो स्वतंत्र युग कब तक हो गया? 1947 से लेके आज तक। अब हम देखेंगे यहाँ पर जो प्रथम बार हुई है। देखिए कोई भी चीज़ देश में पहली बार होती है, जैसे एरोप्लेन पहली बार कब उड़ी, बिजली का आविष्कार किसने किया पहली बार, बल्ब का आविष्कार किसने किया पहली बार। ठीक इसी प्रकार जैसे हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं ना, पहले प्रधानमंत्री, पहले चीफ मिनिस्टर, तो हिंदी में भी कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो पहली बार हुई, जो पहली बार लिखी गई, तो वो उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है जितने कि आपके राष्ट्रपति पहले हो जाते हैं जो जीके के प्रश्न में। तो इसीलिए इनको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो पहले हम पढ़ रहे हैं हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। न उपन्यास न कहानी, पूछेगा कि प्रथम रचना कौन सी थी, मतलब जो रचना लिखना स्टार्ट हुआ, हिंदी खड़ी बोली में रचनाएं लिखनी स्टार्ट हुई, तो प्रथम रचना कौन सी लिखी गई? तो प्रथम रचना लिखी गई चंद छंद वर्णन की महिमा, और लेखक थे हमारे कवि गंग जी। फिर से सुनिएगा, पहली रचना हिंदी खड़ी बोली की कौन सी थी? चंद छंद वर्णन की महिमा। कवि कौन थे? कवि हमारे थे कवि गंग जी। अब हम आते हैं कहानी की ओर। पहली कहानी कौन सी थी हिंदी की? तो इंदुमती। और लेखक कौन थे? किशोरी लाल गोस्वामी जी। क्या मैंने बोला? हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी थी और लेखक कौन थे? तो कहानी थी इंदुमती और लेखक थे किशोरी लाल गोस्वामी जी। हिंदी का प्रथम उपन्यास, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा था? तो हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु था बच्चों। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा था? तो परीक्षा गुरु था, और लिखने वाले लाला श्रीनिवास दास। हम लोग परीक्षा देने कहाँ जाते हैं? अपने निवास से कहीं दूर जाते हैं, तो परीक्षा गुरु लेखक लाला श्रीनिवास दास। हिंदी का प्रथम नाटक। अब नाटक प्रथम, तो नाटक न से नाटक और न से नहुस, मनहूस में नहुस लगा दे, नहुस, और लेखक गोपाल चंद्र गिरधर दास। प्रथम नाटक कौन सा था? नहुस था। लेखक कौन थे? गोपाल चंद्र और गिरधर दास जी थे। अब जितने ये महत्वपूर्ण हैं उतने आगे आने वाले ये चीज़ें भी महत्वपूर्ण हैं। जैसे पहला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या बोल रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल लेखक हैं, और रचना इनकी कौन सी है? चिंतामणि। ये शुक्ल युग के लेखक यहाँ पे दिए हुए हैं, नीचे शुक्लोत्तर युग के, और ये छायावादी युग के लेखक हैं।
ये जो रचनाएं आपको इस बॉक्स में दिखाई दे रही है, बहुत ही मेहनत लगता है बच्चों, ऐसे ही किसी चीज़ों को नहीं आती है। ऐसे ही नहीं कि हम सोए हुए हैं, सो के सपने में हमारे आ गया कि ये उठा के, या कोई बुक मिल गई फोटो खींच के लेके आ गए कि चलो आज बच्चों को यही पढ़ा देंगे। नहीं, मेहनत लगता है इस बुक को देखना, उस बुक को देखना, पेपर देखना, तो पता चला अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये इतने साल आया हुआ है, तो चलो भाई अपने बच्चों को ये करवा दे, कि जिससे वो पेपर में लिखे तो कहें नहीं सर ने हमको ये बताया था, हमें इस चैनल से ये चीज़ें मिली थी। तो चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हमारे लेखक हैं, इनकी रचना चिंतामणि है। इस बॉक्स में जितनी भी रचनाएं आपको ये दिखाई दे रही हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं लिख भी देता हूँ, वी 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 IMP बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसकी महत्वपूर्णता का अंदाजा आप जितना लगाएं उतना कम होगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की चिंतामणि है, प्रेमचंद्र जी का गबन है, प्रेमचंद्र जी का गबन है, जयशंकर प्रसाद का पुरस्कार है, जयशंकर प्रसाद का ही चंद्रगुप्त है। ये नाटक है, ये कहानी है, और ये उपन्यास है, और ये निबंध है। कैसे अफसर जैसे पूछ सकता है आपको चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो ऊपर लिखा हुआ है निबंधकार, तो हम लगाएंगे निबंध विधा की रचना है। ठीक इसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि कहानी किस विधा की रचना, सॉरी पुरस्कार किस विधा की रचना है, तो पुरस्कार कहानी में दिया हुआ ऊपर, तो कहानी विधा की रचना है। इस प्रकार आपको टिक करना होगा। तो ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, गुलाब राय, थलुआ क्लब, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, आत्मदा, प्रेमचंद, पंच परमेश्वर, दूसरा हरिकृष्ण प्रेमी, प्रतिशोध, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, कल्पलता, यशपाल, झूठा सच। फिर आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इला चंद्र जोशी, आहुति, उपेंद्रनाथ दत्त, जय पराजय। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। इन रचनाओं को देखना न भूलें, न भूलें, इन रचनाओं को देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रचनाएं हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, इन रचनाओं को देखना न भूलें बच्चों। अब नेक्स्ट पे आएंगे, ये हमारा नेक्स्ट पेज, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। अभी हमने बात किया गद्य के इतिहास पर चर्चाएं की, अब पद्य का भी इतिहास होगा, तो हम पद्य के इतिहास में चर्चाएं करेंगे। अब पद्य का भी विभाजन हुआ, तो इसमें काल विभाजन रटने की जरूरत है। 1743 से 1343 तक आदिकाल, जिसे हम लोग वीर गाथा काल भी कहते हैं। फिर 1343 से 1643 तक भक्ति काल, जिसे हम लोग पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। फिर आता है हमारा रीतिकाल, रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं, 1643 से 1843 तक। आधुनिक काल 1843 से आज तक। अब इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये भक्ति काल वाला सेक्शन। भक्ति काल और रीति काल सबसे इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भक्ति काल क्यों सर? भक्ति काल में से बहुत प्रश्न निकाल देता है। पहले पूछता है भक्ति काल को कितनी शाखाओं में विभाजित किया गया है, तो भक्ति काल को 2 शाखाओं में, एक निर्गुण भक्ति शाखा आप देख रहे हैं, और एक यहाँ पे सगुण भक्ति शाखा। ठीक इसी प्रकार पूछता है रीति काल को कितनी शाखाओं में विभाजित किया गया है, तो रीतिबद्ध और रीतिमुक्त, 2 शाखाओं में, एक रीतिबद्ध एक रीतिमुक्त। अब देखिए भक्ति काल क्यों इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि निर्गुण भक्ति शाखा को कितने शाखाओं में विभाजित किया गया है, तो एक ज्ञानाश्रय निर्गुण में और एक प्रेमाश्रय। वहीं सगुण को एक राम भक्ति और एक कृष्ण भक्ति शाखा में विभाजित किया गया है। फिर यहाँ पे देखेंगे आप आधुनिक काल को भी निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है। तो मैं फिर से बोल देता हूँ, आप ये पढ़ लिए, जितनी चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं, कहीं से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं। आपका 6 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार हो गया। छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति बताइए। ये प्रश्न बहुत बार आता है, छायावादी। यहाँ पे देखिए आप इतने वर्ष से आए हुए हैं, ये निम्न प्रकार से पूछे जा रहे हैं। ये देखिए इतने प्रश्न बन रहे हैं, सिर्फ एक प्रश्न के, प्रश्न सेम है, पूछने का तरीका अलग है, तो ध्यान देना यहाँ पर आवश्यक है भाई। चलिए ध्यान देते हैं। तो देखिए इसमें से 2 याद करिएगा, 2 ही आता है। प्रकृति का मानवीकरण मैंने अपने समय में याद किया था, और रहस्य भावना। प्रकृति 2 सिंपल है, प्रकृति का मानवीकरण, रहस्य भावना। सौंदर्य की भावना, यहाँ पे आपको तीसरा दिख रहा होगा, चिंता की प्रधानता और व्यक्तिकता की प्रधानता। मैंने यहाँ पे 5 रख दिए, आपको देखिए 4 कहीं कहीं पूछा है, लेकिन पूछता हमेशा 2 ही है, तो आपको 2 याद करना है, जो याद मन में आए कर लीजिए। अब छायावादी के प्रमुख कवि, इसमें भी 2 ही पूछता है, जो आप याद कर ले, चाहे जयशंकर प्रसाद को याद कर ले, चाहे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को याद कर ले, चाहे महादेवी वर्मा जी को याद कर ले, या सुमित्रानंदन पंत जी को याद कर ले, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे आती है प्रगतिवादी की कोई 2 विशेषताएं बताइए। कहीं कहीं 4 लिखा हुआ मिलेगा आपको, लेकिन ये पहले पूछता था, देख सकते हैं आप 2013 में। अब जो पूछता है वो बस 2 विशेषताएं ही
पूछता है। तो देखिए, प्रगतिवादी की 4 विशेषताएं: मानव की महानता की प्रतिज्ञा, ठीक है, क्रांति की भावना, सामाजिक अर्थता और शोषित वर्ग पीड़ित के का चित्रण। तो ये चीज़ें आप देख रहे हैं, इसमें किस चीज़ की प्रमुखता दी गई है, तो इसकी प्रमुखताओं को आप समझेंगे। अब यहाँ से बच्चों, यहाँ से अब मैं आपको जो प्रमुख रचनाएं और उनके लेखक हैं वो दे रहा हूँ, और उनकी विधा कौन सी है वो भी लिखा हुआ है आपके सामने। देख रहे हैं आप कितने बार आए हुए हैं, तो इनको हल्के में न लेना, और जो मैं दे रहा हूँ पढ़ जाना, पेपर में जाना, 6 का 6 बहुविकल्पीय प्रश्न सही करके आना। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं। ये पहला है आपका, ये आपका दूसरा है, ठीक है, ये दूसरा पेज। यहाँ पर भी कुछ हैं, इनको भी ले लें। अगर आप इनका PDF भी चाहते हैं तो वो भी मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। मैं अभी नंबर आपको दे देता हूँ, चिंता न करें, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो ले लें, नहीं तो अगर आपको PDF भी बस यहीं तक ख़त्म। अब आपको अगर PDF चाहिए तो क्या करें सर, हमें तो PDF चाहिए, तो ये रहा हमारा नंबर, व्हाट्सअप नंबर है 9532060199। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे देंगे, जो जो चीज़ें आपको चाहिए, ये जो अभी मैंने PDF आपको बताई है भी आपको मिल जाएगी। दूसरी बात ध्यान दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब जो जो बोर्ड के एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं बस वही मैं करवाऊंगा, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। अब सारी पढ़ाई बंद, बस जो बोर्ड में आने वाले हैं, जो आने वाले हैं एग्जाम में, बस वही करवाए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, एकदम ध्यान से कर दे, और इस व्हाट्सअप नंबर को भी सेव कर ले। आपको हर एक चीज़ में कोई भी कन्फ्यूजन हो, एकदम टेक्स्ट कर दीजिए, उसके जवाब आपको तुरंत मिल जाएंगे। चलिए बच्चों, आज मैं इसी के साथ अलविदा लेता हूँ, फिर कल आऊँगा एक नए टॉपिक के साथ और नए हर्ष और उल्लास के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। भारत माता की जय।